हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में हम अभी जो रिसेंट अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल का जो स्टाफ नर्सेस का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 9 अक्टूबर को, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन था, द मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज, एंड द ऑप्शंस जो थे वो थे डेल्टॉइड साइट, डोर्सोग्लूटियल साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट और वास्टस लेटरालिस साइट। कि छोटे बच्चों में हम हमारा जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट होती है वो होती है एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड अपर थाई। एंड इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमारे कौन से मसल्स होते हैं, दैट इज वास्टस लेटरालिस साइट। सो जो वास्टस लेटरालिस मसल्स होते हैं वो सबसे प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर साइट है फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था, which of the following nursing intervention would be most important for determining fluid balance in a client with end stage renal failure? And the options are monitor urine specific gravity, measure fluid intake, weight daily and record frequency of bowel movement. तो अगर पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी एंड स्टेज रीनल फेलियर का है तो उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमने पेशेंट में फ्लूइड रिटेंशन चेक करना है। बिकॉज इसमें जो हमारी किडनी है वो क्या है, यूरिन नहीं बना पाती, फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती। तो इसलिए इसमें जो सबसे मेन नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी वो रहेगी हमारी वेट मॉनिटर करना। पेशेंट का जो वेट है हमने वो डेली मॉनिटर करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। तो इनमें से कौन सा हमारा जो हमारा एथिकल प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि हमने पेशेंट को हार्म नहीं करना है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शंस थे वो थे बेनिफिशंस, नॉन मैलफिशंस, देन इसके बाद हमारा था फेडिलिटी एंड वेरासिटी। तो अगर हम देखते हैं इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज नॉन मालफिशंस। नॉन मालफिशंस का मतलब होता है कि हमने पेशेंट को हार्म नहीं करना है। इसके अलावा जो वेरासिटी है इसका मतलब होता है कि हमने हमेशा पेशेंट के लिए ट्रुथफुल रहना है। एंड जो हमारी फिडेलिटी है, फिडेलिटी होता है कि हमेशा हमने पेशेंट के लिए फेथफुल रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्किन ब्रेक्स, abrasion, blister, shallow crater, edema and infection are stage 1 pressure ulcer, stage 2 pressure ulcer, stage 3 pressure ulcer, stage 4 pressure ulcer। स्किन की ब्रेकडाउन है, जहाँ हल्का सा ब्लिस्टर है, एब्रेशन है, एडीमा है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। तो अगर हमारी जो अगर हम हमारे प्रेशर सोर्स की, प्रेशर अल्सर्स की स्टेजेस की बात करते हैं तो जो हमारी स्टेज 1 है उसमें स्लाइट रेडनेस रहेगी, और स्टेज 2 में क्या रहती है, वहां पे स्किन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो हमारी करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। एंड द ऑप्शंस आर सोप, वाटर, फ्रिक्शन और टाइम। सो इसमें कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास मेडिकल हैंड वॉशिंग है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमने हैंड वॉशिंग करनी है, क्योंकि जो हैंड वॉशिंग है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है दैट इज फ्रिक्शन, कि हम कितने अच्छे से, जो हमारी फ्रिक्शन है हैंड मूवमेंट्स की वो कितनी अच्छी है, जो कि हमारे हैंड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल रही है। तो इसलिए फ्रिक्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, एंड ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है फर्दर हमारे एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके लिए जो कलर रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लू कलर, तो दैट इज फ्रेंच ब्लू। सो जो हमारा फ्रेंच ब्लू है दैट इज फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। देन ब्लैक विद वाइट शोल्डर जो हमारा है दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर,
एंड जो हमारा ब्लैक रहेगा दैट इज फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। अगर अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसके लिए हमारी जो गैस रहेगी वो हमारा ब्लैक सिलेंडर रहता है, और ग्रे हम हीलियम के लिए यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a child who is being treated for leukemia develops stomatitis. Which of the following nursing care measure is essential? And the options are using dental floss to clean the teeth, frequent cleaning of the mouth with an astringent mouthwash, use of an overbed cradle, and swabbing the mouth with moist cotton swab. So in case of leukemia, after chemotherapy, after radiation therapy, जो patient है उसको stomatitis हो सकता है, that is inflammation of the mucous membrane of the oral cavity. तो इस केस में क्या है कि हमने पेशेंट को ब्रश करने के लिए फ्लॉस यूज करने के लिए मना करना है। हमने सिंपली पेशेंट को मॉइस्ट कॉटन स्वैब के साथ जो है माउथ को मॉइस्ट क्लीन करना है, जिससे कि हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। बिकॉज अगर हम ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉस यूज कर रहे हैं, जो कुछ और चीज यूज कर रहे हैं, उससे पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए जो मॉइस्ट कॉटन स्वैब होंगे जस्ट उससे हमने माउथ ओरल कैविटी को क्लीन करना है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, partial or complete separation of wound edge is called, and the options are abscess formation, wound dehiscence, wound evisceration और fistula. So अगर जो हमारे wound edges हैं आफ्टर सूचरिंग अगर वो अलग हो रही हैं, पार्शियली या कंप्लीटली वो सेपरेट हो रही हैं, तो उसको हम वुंड डेहिसेंस कहते हैं। और अगर उन्हीं एजेस में से हमारे इंटरनल ऑर्गन बाहर आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम वुंड एविसरेशन कहते हैं। सो पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड एज इज नोन एज वुंड डेहिसेंस। Then the next question is, during administration of enema, if the patient complains of abdominal cramp, what should the nurse do? And the options are stop giving enema, continue giving enema, slow the rate of giving enema और administer analgesic. सो ये हमारी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम पेशेंट को अनीमा देते हैं और अगर अनीमा देते टाइम अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है, तो हमने इमीडिएटली अनीमा को स्टॉप करना है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार्डियक बेड? And the options are to increase the appetite, to relieve dyspnea, to keep the patient warm, and to increase circulation. So cardiac bed जो है वो हम किस पेशेंट्स के लिए बनाते हैं जिनको मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, जिसकी वजह से जो उनकी देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो बेसिकली पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ द डिस्निया को रिलीव करने के लिए हम कार्डियक बेड का यूज करते हैं। Then the next is, which of the following nursing intervention is appropriate when an IV infusion infiltrate? अगर IV infusion infiltrate हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो the options are elevate the site, discontinue the infusion, attempt to flush the tube, apply warm moist compression. So अगर IV infusion infiltrate हो गया है तो immediately जो main nursing responsibility रहेगी that will be discontinue the infusion. हमने infusion को बंद करना है। Then the next is, the technique used to prevent cross infection is known as, and the options are nursing care, barrier nursing, actual nursing और preventive nursing. तो cross infection को यूज करने के लिए जो भी हम personal protective equipments यूज करते हैं, चाहे वो मास्क है, गाउन है, कैप है, हमारा आई शील्ड्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? That is known as barrier nursing. Then the next is, a system of family-centered care to a dying patient is known as, and the options are hospital, hospice care, nursing home और day care center. So जो हमारे डाइंग पेशेंट्स होते हैं उनको जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉस्पाइस केयर। सो दैट इज अ फैमिली सेंटर्ड केयर टू अ डाइंग पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following assessment
Finding should alert the nurse that the elderly client should be evaluated for pernicious anemia. And the options are clubbing of the nails, bloody stool, beef red tongue और enlarged lymph node. तो अगर हम pernicious anemia की बात करते हैं तो that is due to the deficiency of vitamin B12, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं. तो इसमें जो हमारा पेशेंट रहेगा, प्रीशियस अनीमिया का जो एक क्लिनिकल सिम्टम हम बोल सकते हैं, दैट इज बीफी रेड टंग. अगर पेशेंट में या किसी भी बच्चे में, अडल्ट में बीफी रेड टंग है तो दैट सजेस्ट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन B12 deficiency, which is known as pernicious anemia. Now the next is, what is the primary reason for administering the iron using the Z-track technique? And the options are, it prevents pain at the injection site, it prevents staining of the skin, it improves the amount of absorption, or it increases the speed of onset of action. So basically जो हम Z-track technique यूज करते हैं उसका जो मेन पर्पस रहता है वो होता है कि जो हमारा इंजेक्शंस हैं वो लीक आउट ना हो. वो अगर मसल्स में हम दे रहे हैं, मसल में दे रहे हैं, तो वो मसल से किसी और सबक्यूटेनियस हमारी लेयर में ना जाए, किसी और लेयर में लीक आउट ना हो. तो इसलिए हम Z-ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं. एंड आयरन, हमें ऑलरेडी पता है कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में स्टेनिंग कर देता है. अगर हम लिक्विड आयरन भी किसी को देते हैं तो हमें बोला जाता है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ हमने देना है, ताकि जो हमारी टीथ है उनकी स्टेनिंग ना हो. तो इसीलिए आयरन जो है वो हमारा स्टेन कॉज कर देता है. तो टू प्रिवेंट द स्टेनिंग ऑफ द स्किन हम आयरन देने के लिए Z-ट्रैक टेक्निक करते हैं. एंड सेकंड रीजन है कि जो हमारा इंजेक्शन है वो लीक ना हो पाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolus in a patient who is prescribed bed rest? And the options are, limit the client's fluid intake, encourage deep breathing and coughing, use the knee gauge when the client is in bed, and teach the patient to move legs in bed. So patient में पल्मोनरी एम्बुलेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे? अगर पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पे है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी लेग्स को मूव करते रहना है इन द बेड. इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया हमारा, उसमें हम पेशेंट को ऑलरेडी पंप्स लगा देते हैं ताकि पेशेंट की एक्सरसाइज होती रहे, और टाइम टू टाइम हम पेशेंट को एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस कराते हैं. तो इसका यही रीजन है ताकि हम पल्मोनरी एम्बुलेंस फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके अगर पेशेंट मूवमेंट करता रहेगा. Then the next question is, which of the following condition has increased risk for developing hyperkalemia? So basically hyperkalemia is related to potassium. तो hyperkalemia हम तब यूज करते हैं जब पोटेशियम का लेवल जो है that is more than 5.3 in the blood. So basically 3.5 to 5.3 जो है that is the normal level of potassium in the blood. अगर उससे बढ़ जाता है तो हाइपरकेलीमिया कहते हैं. और सबसे ज्यादा हाइपरकेलीमिया का रिस्क कौन सी कंडीशन में होता है? इन द एंड स्टेज रीनल डिजीज में. So this is the right answer. Then the next is, a circumscribed raised lesion that contain pus which may be formed as a result of purulent changes in a vesicle is, and the options are macule, papule, nodule और pustule. So जो lesion है वो circumscribed है, मतलब उसकी जो edges हैं that are there raised हैं वो, और उसमें pus है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? That is known as pustule. Then the next is, according to Maslow hierarchy of human needs, which is the highest level? And the options are, first is safety and security. The option number B is belongingness and affection. Option number C is esteem and self-respect. And option number D is self-actualization. So basically हम अगर मास्लो हायरार्कीज ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं तो वहां पे 5 लेवल्स होते हैं. तो उसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल है उसमें हमारे पास आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारी ब्रीदिंग आ गया, फूड आ गया, वाटर आ गया, होमोस्टैसिस, एक्सक्रीशन, स्लीप, ये सारी चीजें आती हैं जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है. उसके बाद ऊपर वाला जो हमारा लेवल होता है, लेवल 2, दैट इज ऑफ सेफ्टी, जिसमें हमारी सिक्योरिटी आ गया, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी आ गया, हेल्थ सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी हो गया,
फैमिली हो गया आता है। इसके ऊपर जो हमारा थर्ड लेवल है दैट इज रिलेटेड टू लव एंड बिलोंगिंगनेस, सो दैट इंक्लूड द फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। After that, fourth level include esteem, that is self-esteem, confidence, हमारी achievements, respect of others and respect for others. Then जो हमारे last और simply we can say fifth stage है और the highest level है Maslow hierarchy का, that is self actualization, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैक ऑफ प्रेजुडिशिया है, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है, ये सारी चीजें आती हैं। सो जो हमारी फिफ्थ स्टेज है, हाईएस्ट लेवल है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Then the next is, which of the following is the appropriate nursing intervention for a patient with a terminally illness who is passing through a acceptance stage? अगर कोई पेशेंट है वो टर्मिनली इल है और उसमें एक्सेप्टेंस स्टेज है, ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा जब भी कोई क्राइसिस होती है तो वी हैव अ 5 स्टेजेस, जिसमें हमारी डिनायल आता है, एंगर आता है, बार्गेन आता है, एक्सेप्टेंस आती है, हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उनमें अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई टर्मिनली इल प्रॉब्लम है और उसमें एक्सेप्टेंस स्टेज है, उसको पता है कि उसको वो प्रॉब्लम हो गई है, सो उसमें हमने क्या मेन नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है? सो ऑप्शंस आर एनकरेजिंग द पेशेंट टू क्राई, एनकरेजिंग अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटर, एक्सप्लेनिंग द पेशेंट व्हाट इज बीइंग डन, और बीइंग अराउंड दो नॉट स्पीकिंग। तो इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस स्टेज है, पेशेंट अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो इस केस में हमने जो हमारी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी दैट विल बी बीइंग अराउंड दो नॉट स्पीकिंग। हम अगर पेशेंट के साथ बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमने पेशेंट के आसपास ही रहना है। देन द नेक्स्ट इज myocardial infarction is also known as, and the options are angina pectoris, heart attack, dysarrhythmia, or heart failure. So other name of myocardial infarction is heart attack. Then the next is nitroglycerin is a vasodilator, diuretic, कार्डियोग्लाइकोसाइड और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है दैट इज वेजोडाइलेटर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड एट। जो हमारी एसए नोड है जिसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? एंड द ऑप्शंस आर upper posterior wall of the right atrium, lower posterior wall of the right atrium, upper anterior wall of the right atrium, or lower anterior wall of the right atrium. So the right answer is upper posterior wall of the right atrium. Then the next question is the normal QRS interval is, and the options are 0.06 to 0.1 second. Option number B is 0.1 to 0.15 seconds. Option number C is 0.12 to 0.16 seconds. And option number D is 0.14 to 0.18 second. So इसमें जो हमारा correct answer है that is option number A, that is 0.06 to 0.10 second, that is QRS interval, जिसमें कि हमारे जो QRS इंटरवल कब होता है? जब हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। Then the next is Holter monitoring, a non-invasive recording of ECG to match the abnormality with symptoms is done up to, and the options are 12 hours, 48 hours, 4 hours और 1 week. तो जो Holter monitoring है, ठीक है, वो हम 48 आवर्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट की। Then the next is Threadmill Protocol 1 is related to coronary and artery bypass graft, echocardiogram, एंजियोग्राम और एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट। तो जो हमारा थ्रेडमिल टेस्ट होता है वो हमारी एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट होता है, जिसमें हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद हम ईसीजी लेके देखते हैं कि पेशेंट की जो हार्ट एक्टिविटीज हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। Then the next is sinus bradycardia is treated by, and the options are dilantin, derifylin, furosemide or atenolol. So जो sinus tachycardia है that is treated by atenolol, which is a beta blocker. Now the next is which of the following is the quickest source of energy? And the options are dal and rice, slice of bread, glass of orange juice, glass of milk. So जो हमारा quickest source of energy है that is a glass of orange juice. Then the next is
The reason for polyuria is best defined as, and the options are lack of urine formation, diminished ability of kidney to concentrate the urine, passing too much urine at night, and dark colored urine. So basically पोलीयूरिया हमारा डायबिटिक पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा. एंड पोलीयूरिया क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ डिमिनिस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसंट्रेट द यूरिन. जो हमारी किडनी है वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पोलीयूरिया होता है. Then the next is Glasgow Coma scale is scored between, and the options are 5 to 12, 7 to 18, 18 to 12 and 3 to 15. तो जो हमारी ग्लास्को कोमा स्केल है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए होती है. 3 पैरामीटर्स होते हैं इसमें हमारे, वर्बल हो गया, मोटर हो गया एंड आई रिस्पॉन्स हो गया. तो इसका जो मिनिमम स्कोर है दैट इज 3 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 15. सो 3 to 15 जो है दैट विल बी द स्कोर ऑफ ग्लास्को कोमा. Then the next is the color of stool of a patient having gastrointestinal bleeding will be black, dark green, clay or light brown. So in case of upper GI tract bleeding, अगर पेशेंट को upper GI tract bleeding है तो उस केस में जो हमारी स्टूल का कलर रहेगा that will be black. So option number A is the right answer. Then the next is paraplegia. Paraplegia means paralysis of one side of body, paralysis of the lower limb, paralysis of all 4 limbs, impaired strength in the whole body. So paraplegia जो word होता है that is that the lower limbs जो है उनका paralysis है, तो that term is known as paraplegia. Whereas अगर चारों limbs का paralysis है that is known as quadriplegia. Then the next is tuberculin test is considered positive if induration is more than 2 mm, 4 mm, 6 mm और 10 mm. तो अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, अगर वो हम पेशेंट को फोरआर्म में 0.1 ml पीपीडी इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली एंड 48 to 72 आवर्स के बाद हम रिजल्ट को चेक करते हैं, अगर तो वो हमारा लेस देन 6 है तो देन वी विल कंसिडर इट एज अ नेगेटिव टेस्ट. बट अगर वो 6 mm है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं. वेयर एज मीन इनडेफिनेट, हमें नहीं पता कि वेदर द पेशेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. और इफ इट इज मोर देन 10 mm देन द पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर. Then the next is when recording blood pressure, the sounds which are heard with stethoscope placed over the artery is known as, and the options are wheezing, murmur, क्रैकल साउंड और कोचेकॉफ साउंड. सो जो हमारी बीपी साउंड्स होती हैं वो हम सबको पता है, फर्स्ट ईयर नर्सिंग फाउंडेशन में हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज कोचेकॉफ साउंड्स. सो देयर आर 5 कोचेकॉफ साउंड्स. व्हीजिंग हमारी हमें अस्थमा में देखने को मिलती है. सो ड्यू टू द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एल्विलॉय देयर विल बी अ विसल लाइक साउंड. मरमर हमारी एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, अदर देन S1 S2 अगर हमें कोई और साउंड सुनाई देती है दैट इज नोन एज मरमर. एंड क्रैकल साउंड जो है अगर हमारे लंग्स में पानी है तो उस केस में हमें जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो हमें क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देगी. Then the next is passive acquired immunity is obtained by, and the options are exposure to a disease, immunization with antigen, recovering from a disease and giving an antitoxin or antiserum. So अगर हमारी passive acquired immunity है, ठीक है, हम पेशेंट को पैसिवली बनी बनाई इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो दैट इज गिविंग एन एंटीऑक्सिन और एंटीटॉक्सिन और एंटी सीरम. जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है जो कि हम पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी जो पेशेंट खुद अपनी बॉडी में डेवलप कर रहा है. सो एक्सपोजर टू अ डिजीज इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. इम्यूनाइजेशन विद एंटीजन इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज इसमें हम पेशेंट को एंटीजन दे रहे हैं और बॉडी जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है. एंड रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ natural immunity, active natural immunity. Then the next is incidence of a disease is defined as, and the options are number of old cases of a disease present during specific period in a given population, number of total cases of disease existing in a given population at a given point of time, number of old plus new cases of a diseases existing in a given population during given time period,
and number of new cases of a disease occurring in a given population. So जो हमारा incidence है, that is an example of a morbidity. तो जब भी हम नंबर ऑफ डिजीजेस की बात करते हैं, उसपे हम हमारा प्रेवलेंस और इंसिडेंस रेट देखते हैं. तो इंसिडेंस रेट हमारा होता है उस डिजीज के जितने भी नए केसेस आए हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इंसिडेंस रेट, मतलब न्यू केसेस. और जो हमारे ओल्ड एंड न्यू केसेस हैं, मतलब जो अभी आए हैं और जो पहले से थे, वो हमारा बताता है प्रेवलेंस रेट. Then the next is oral rehydration solution contain all except, and the options are calcium lactate, sodium chloride, potassium chloride, glucose. और जो हमारा ORS है उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, ग्लूकोज होता है हमारे पास 13.5 ग्राम, और हमारे पास होता है कैल्शियम सोडियम सिट्रेट, दैट इज 2.9 ग्राम. तो हमारे पास कैल्शियम लैक्टेट नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द right answer. Now the next is, which of the following is secondary level of prevention? And the options are health promotion, early diagnosis and treatment, disability limitation and rehabilitation. So जब भी हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमारे 4 लेवल है: प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो अगर हम प्रिमोडियल की बात करते हैं तो प्रिमोडियल में अभी रिस्क फैक्टर्स है नहीं. बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ हेल्दी हैबिट्स इन अमंग चिल्ड्रन हम उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन अभी तक डिजीज जो है वो डेवलप नहीं हुई है, तो उसमें हम हेल्थ एजुकेशन यूज करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं. देन हमारे जो सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल में डिजीज डेवलप हो गई है, ठीक है, हमने अभी पेशेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट है, तो अभी जल्दी जल्दी हमने उसको डायग्नोस करना है और ट्रीट करना है. तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है. एंड टर्शरी प्रिवेंशन में हमने कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, जिसमें कि हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन करेंगे. देन द नेक्स्ट इज, a woman in reproductive year is recommended to conduct breast self-examination to screen breast cancer as per following schedule, and the options are whenever she gets time, once in a month, just before menstruation, once a month on 6th to 8th days of menstruation, एनी डे इन अ मंथ. तो बेसिकली जो हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो हम फीमेल को कब बोलते हैं करने के लिए? मेंसेस आने के 6th 7th 8th डे पे. तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा रहेगा, दैट विल बी द राइट आंसर, कि एक बार पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आने के 6th 7th और 8th डे पे बीएससी करनी है. और अगर फीमेल ऑलरेडी मीनोपोज है तो उसको कोई भी महीने का एक दिन रखना है जिसमें कि वो अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सके. Now the next question is, which of the following is not the route of transmission of hepatitis B? And the options are fecal route, parental route, sexual transmission or perinatal transmission. And the correct answer is feco-oral route. Hepatitis B जो है वो पेरेंटल रूट हो गया, सेक्सुअल रूट हो गया, पेरिनेटल मदर टू बेबी हो सकता है, फीको ओरल रूट से नहीं होता है. जो बल्कि हेपेटाइटिस ए है, दैट इज ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसमें हम फीको ओरल रूट जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है. देन द नेक्स्ट इज, द फॉलोइंग आर बेनिफिशियरीज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक्सेप्ट. एंड द ऑप्शंस आर children up to 6 years of age, adolescent boys, adolescent girls, pregnant and lactating mothers. So ICDS में हमारे पास adolescent boys नहीं होते हैं. इसके अलावा जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, adolescent girls हैं, pregnant and lactating women हैं, ये इसके beneficiaries हैं. Then the next is, definite host of malarial parasite is, and the option is man, mosquito, pig and sandfly. सो अगर हम मॉस्किटो की बात करते हैं, सो इसमें हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया.
एंड इसमें हमारे पास दो होस्ट होते हैं हमेशा, वन इज ह्यूमन होस्ट एंड वन इज द डेफिनेट होस्ट। जो हमारा डेफिनेट होस्ट रहेगा दैट विल बी मॉस्किटो, जिसमें कि सेक्सुअल स्टेज हो रही है, जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल स्टेज होती है दैट विल बी द डेफिनेट होस्ट फॉर दैट डिजीज। एंड जो हमारे ह्यूमन होस्ट है वहां पे सिर्फ मैचुरेशन होती है, तो दैट्स व्हाई द डेफिनेट होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज मॉस्किटो। Human host is also known as intermediate host. Now the next is the substance which is being added to lower the quality of food is known as, and the options are preservative, fertilizer, adulterant or supplement. So कोई भी फूड की क्वालिटी को लो करने के लिए जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं दैट इज नोन एज अडल्ट्रेंट. Now the next is an organism that is capable of invading and multiplying in the body of the host is called causative organism, reservoir, support or carrier. So the right answer is causative agent. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी में इन्वेड होके मल्टीप्लाई कर रहा है दैट इज नोन एज causative organism. Now the next is, it is advisable for anyone who is experiencing cough for 2 weeks, fever and weight loss should be get screened for tuberculosis, get treatment for viral fever, get treatment for pneumonia और get screened for cancer. तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, फीवर है, वेट लॉस है, तो उसको अपना ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट कराना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. सो आज की वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.